साथियों, सुरेखा खान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस करंट अफेयर के क्लास में आगे बढ़ते हैं और ये आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, डीएसएस, पीटीएम, आरसी, यूपीएससी, बैंकिंग, हर तरह के वनडे एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इवन जो आपके जो मेंस वगैरह होते हैं, जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आपके कई सारे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और अधिक से अधिक दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए आज का हम पहला देखते हैं। ये फेस्टिवल्स है जो कि रंगोली, ये रंगोली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू से भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये अप्रैल के मध्य में कहाँ, असम में मनाया जाता है। ठीक है, यानी असम का जो है, ऐसे भी एक बिहू का नृत्य होता है ना, असम का बिहू। तो ये वहाँ 3 तरह की बिहू की फेस्टिवल्स होती है, जो जिसमें पहला होता है रंगोली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्योहार जो है, ये असमिया नववर्ष यानी असम का जो नया साल होता है और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, यह जीवन त्योहार न केवल वसंत और फसल का उत्सव बल्कि असमिया पहचान, संस्कृति और सामुदायिक भावना की भी पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रंगोली बिहू, रोंगाली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये असम में मनाया जाता है, जो कि असमिया नववर्ष कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। रोगाली बिहू ये 7 दिन तक चलता है और इसे अक्सर जात बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जात बिहू के नाम से असम के किस फेस्टिवल्स को जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोंगाली बिहू को हम जात बिहू के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा एक वर्ष में टोटल 3 बिहू मनाए जाते हैं, जिसमें से एक तो हो गया रोंगाली बिहू, दूसरा हो जाएगा काटी बिहू और तीसरा हो जाएगा माघ बिहू। ठीक है, यानी काटी बिहू और माघ बिहू, जिसमें से पहला बिहू होने के नाते रोगाली बिहू कृषि नवीकरण, पारिवारिक संबंध और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का समय होता है। उसके अलावा और भी प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें कि गोरी बिहू यानी मवेशी के लिए, यानी जो जो जानवर होते हैं उनके लिए गोरी बिहू, मनु मनु बिहू यानी मनुष्य के लिए जो होता है, गोसाई बिहू यानी जो देवता के लिए लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों को लेके वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम याद रखेंगे खास करके ये रोंगाली बिहू, ये असम का नववर्ष का प्रतीक है और कृषि मौसम की शुरुआत का। दो और बिहू में काटी बिहू और माघ बिहू, ठीक है, जो कि ये पूरे साल में मनाया जाता है। और रोंगाली बिहू को जात बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ महिलाएं कितनी सुंदर से सज सवर के ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अवार्ड फंक्शन में। ठीक है, तो युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आकर्ष श्राफ को। और ये किसके संस्थापक हैं, तो युवा स्पार्क के, जिसमें कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव लाने के लिए काफी कुछ अपना योगदान दिया है। भारत में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटीकरण, जो आंगनवाड़ी जो होता है ना दोस्तों, जो आंगनवाड़ी जो शिक्षा है, ये गांव में हर छोटे छोटे जो मोहल्ले होते हैं, आंगन जो वार्ड होते हैं, वहाँ पे लोग काफी सारे महिलाओं को भी इसके अंदर डाला गया है, ताकि अधिक से अधिक छोटे बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की सके। उसमें इन्होंने 600 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का डिजिटलीकरण किया है शिक्षा में। और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए ही उनको 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये दिया, इस पुरस्कार को प्रदान किसने किया है, तो हमारे मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पुरस्कार आशरफ सराफ को दिया है। उसके बाद इस पुरस्कार की स्थापना जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। ठीक है, और इसका अवार्ड किसे मिला, आकर्ष सराफ को। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिग्गज अभिनेता रवि कुमार का 71 साल में की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ये एक एक्टर है जो कि हमारे जो हॉलीवुड टॉलीवुड फिल्म की दुनिया होती है उसमें ये काम करते हैं, जिनका निधन अभी 71 साल की उम्र में हो गया है। ये 1970 से लेकर 80 के दशक में मलयालम और तमिल फिल्मों में काफी अपना योगदान दिया है। ठीक है, जिनका कि 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया है। और इनकी डेब्यू फिल्म क्या क्या थी, तो उल्लासा यात्रा 1975 में आया था मलयालम भाषा में, और एक अवरगल
अवरगल 1977 में आया था तमिल भाषा में, ठीक है। और आईवी शशि के साथ 180 से अधिक इन्होंने यानी आईवीसी के साथ इन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से मुख्य फिल्में क्या क्या हैं, तो अवलूदे रावाकुल एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई जो एक सेक्स वर्कर से शादी करती है, ठीक है। यानी जो है इन्होंने अपना हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में वो आएंगे कि जो रवि कुमार दिग्गज अभिनेता फिल्मी जो कलाकार है वो किससे संबंधित है, फिल्म की दुनिया से, यानी फिल्म कलाकार है। कौन सी भाषा में इसका फिल्म बनाते थे, तो मलयालम और तमिल भाषा में, ठीक है। और इनकी फिल्में क्या क्या थी, तो डेब्यू फिल्म उल्लास यात्रा और अवरगल, तमिल भाषा मलयालम में उल्लास यात्रा, तमिल में अवरगल, ठीक है। तो हम ये थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेंगे जो हमारे एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी रेडीनेस फॉर लीडिंग टेक्नोलॉजी। रेडीनेस फॉर लीडिंग टेक्नोलॉजी में यानी भारत का स्थान कितना है, 36वां, ठीक है। भारत 36वें स्थान पर रहा। अब ये किसके द्वारा आया है, तो अंकटाड की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत 170 देशों में 36वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ये काफी अच्छा इसका रैंक है, जबकि 2022 में क्या था, ये भारत जो हमारा 48वें स्थान पर था, यानी हमारा रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, ठीक है। तो अभी हम 2000 जो 23 जो 25 में अभी रिलीज हुए पर वो पुराने साल की होती है, तो 22 में 48वें स्थान पर था, जो 25 में अभी आई है रैंकिंग वो 36वें स्थान पर, और कितने देशों में, तो 170 देशों में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या क्या पैमाना यूज करते, क्या क्या कारक होता है जिसके ऊपर ये नेटवर्क तत्परता सूचकांक को वो काउंट कर, जिसमें से क्या आईसीटी परिनियोजन, अनुसंधान और विकास एंड R&D गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार, एआई और नैनो टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया। रिपोर्ट में इस बात पर पता चला कि भारत विकासशील देशों के समूह का हिस्सा है जो उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है। यानी कि अब देखिए आईसीटी तत्परता यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेडीनेस में भारत का रैंक कितना है, 99th। कौशल एंड स्किल्स में के मामले में यानी मानव पूंजी में यानी जो स्किल्ड जो हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके में कितना रैंक है, 113वां। अनुसंधान यानी इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में कितना रैंक है, तो भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन है, जिसमें से अभी भारत का स्थान क्या तीसरे स्थान पर है, ठीक है। औद्योगिक क्षमता यानी इंडस्ट्रियल जो हमारी कैपेसिटी है उसमें कितना है, तो भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसके बाद फिनेंशियली तो वित्त एक तक पहुंचने के मामले में भारत 70वें स्थान पर, यानी जो वित्तीय खर्चा करना होता है बुनियादी ढांचे के लिए उसमें भारत का स्थान क्या है, 70वें। और 2023 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा भारत का निजी निवेश मामले में विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ याद रखें, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि रेडीनेस फॉर लीडिंग टेक्नोलॉजी में भारत का रैंक क्या है, 36वां। पूछ लेगा 2022 में कितना था, तो 48वां। और कंपेयर करके पूछ रहा है कि 22 से लेके 23 में अगले साल में कितना सुधार हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 99th हो गया, स्किल्स में 113वें हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10वें हो गया। तो ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंडेक्स से काफी क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब भारतीय सेना की बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन, ठीक है। यानी जो हमारे इंडियन आर्मी है, ठीक है, उन्होंने बटाली क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। तो भारतीय सेना कारगिल विजय दिवस 2025 के जश्न में, ठीक है, यानी कारगिल विजय दिवस 2025 के जश्न के हिस्से के रूप में बटाली के जुबर स्टेडियम में बटाली क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा एक इवेंट है बटाली क्रिकेट लीग 2025 सबसे पहले किसके द्वारा ये मतलब आयोजन किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा यानी इंडियन आर्मी के द्वारा। कौन सी जगह पे, तो जुबार स्टेडियम बटाली, ठीक है, जुबार स्टेडियम में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को शामिल करना, क्षेत्रीय विकास का समर्थन करना, ठीक है। जिसमें से कि 13 टीमें थी जो 4 पूल में विभाजित थी, और इसमें पूछेंगे विजेता कौन है, ठीक है। तो बटालिक ए विजेता रही, जिसमें कि रनर अप कौन रहा, तो डर्ची से कुछ 47 रन से हराया था, ठीक है। यानी बटालिक ए विजेता हो गए, डर्ची से रनर अप हो गए, ठीक है।
और इसमें देखिए बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं हमारे आर्मी के कर्नल दिनेश सिंह तंवर, डॉक्टर कोछू लियाकत अली, जो बड़े बड़े अधिकारी होते काछू लियाकत अली खान ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो पहल क्यों किया गया है तो ट्रॉफी के रूप में क्या मौरी विलो के स्थानीय स्तर पर निर्मित लद्दाखी विलो क्रिकेट बल्ले दिए जाते हैं। ठीक है, मौरी उल विलो के स्थानीय स्तर पर निर्मित लद्दाखी विलो क्रिकेट बल्ले दिए जाते हैं। और भविष्य में इनका उद्देश्य क्या है तो अगले महीने इसी स्थान पर शेरकुला क्रिकेट लीग का आयोजन होने वाला है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेरकुला क्रिकेट लीग कहाँ पे होने वाला है तो सेम प्लेस पे है, जुबा स्टेडियम बटालिक में। और बटालिक क्रिकेट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था तो वो भी है जुबा स्टेडियम बटालिक में। ठीक है, और इसमें क्या है जो स्थानीय समुदाय पे क्या जो जैसे वहां पे ये खेल का आयोजन किया गया तो क्या क्या हो सकता है, स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिलता है, उनको रोजगार मिलता है, उनका क्षेत्रीय विकास होता है, आत्मनिर्भर बनने में उसको हेल्पफुल होते हैं। और जो भारतीय सेना के समर्थन में क्या क्या और था तो चिकित्सा शिविर, शैक्षिक पहल, युवा सहभागिता और सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सब इनका उद्देश्य था ताकि जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारी सेना काम कर सके उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, साथ में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उनके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे। हमारे 2-3 चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बटालिक क्रिकेट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जुबा स्टेडियम बटालिक में। और शेरकुला क्रिकेट लीग ये कहाँ पे होने वाला है तो ये भी होगा नेक्स्ट मंथ में जुबा स्टेडियम बटालिक में। ठीक है, और इसके विनर कौन है तो बटालिक ए। ठीक है, इतना हमको याद रखना है, ये फिगर पे फोटो पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोहिनी राजोला को एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी जो सोहिनी राजोला हैं उनको उनको एनपीसीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके की एमडी एंड सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है तो दिलीप असबे। ठीक है, दिलीप असबे कौन है इसके एमडी एंड सीईओ। और जो दो एनपीसीआई की स्थापना कब की गई थी तो 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूपीआई से मार्च 2025 तक का जो लेन देन है लगभग कितना है तो 24.77 ट्रिलियन रुपए। और इसकी मात्रा कितनी यानी क्वांटिटी कितना है, कितने लोगों ने उसको किया है, कितनी बार किया गया है तो 19.78 बिलियन लेन देन किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया इसने। वित्त वर्ष 2025 में यूपीआई का कुल लेन देन मूल्य 30% बढ़कर कितना हो गया है लगभग 260.56 ट्रिलियन। और जबकि मात्रा में कितना है तो 42% की बढ़ोतरी हुई है, 131.14 बिलियन तक पहुंचा है। तो मतलब कह सकते हैं जो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपीआई में रिकॉर्ड तो वृद्धि किस मंथ में हुआ है तो मार्च 2025 में कितना हुआ है मूल्य में 24.77 ट्रिलियन। और मात्रा कितनी है तो 19.78 बिलियन लेन देन। ठीक है, और सोहिनी राजोला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई। फाउंडेशन ईयर क्या है 2008। और एमडी एंड सीईओ कौन है दिलीप असबे। इतना हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज को यानी वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल 2025 को। और इस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके लिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस 2025 की थीम क्या है, थीम तो आप रट ही लीजिएगा, अक्सर पूछेंगे आपको। इसका थीम क्या है तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, यानी हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर यानी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इसका थीम है। ठीक है, अब कुछ इसके देखते कि ये थीम क्यों रखा गया आखिर। तो पहली बात मातृभाषा और नवजात शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यानी जो माता होते हैं जब कोई बच्चा पेट में होता है जब वो पैदा होते हैं उस टाइम पे क्या होता है विश्व भर मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और मृत जन्म दर उच्च है। लगभग जो है जो WHO के आंकड़े क्या क्या है तो 3 लाख मातृ मृत्यु होती है पर वर्ष, यानी 3 लाख माताओं की जो मृत्यु है पर हर वर्ष जो है कितना हो जाता है 3 लाख
2 मिलियन नवजात मृत्यु जाती है हर वर्ष में। 2 मिलियन मृत जन्म होते हैं। 2 मिलियन जो मृत जन्म जो बच्चे जन्म होते हैं वो मृत होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए मातृ और शिशु कारणों से हर सेकंड में, आप सोचिए, हर 7 सेकंड में एक कोई मर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है 2030 तक मातृ स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल करने में से 5 में से 4 देश पीछे हैं। यानी कितनी दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित गर्भाधारण को बढ़ावा देना, प्रसवोत्तर देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, बेहतर बुनियादी ढांचों की सुनिश्चित करना, ये सब इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार 2025 का थीम क्या रखा है? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, अब देख रहे थे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और WHO के चेयरमैन कौन है? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जेरोम एक्स वॉलकॉट। ठीक है, डॉक्टर जेरोम एक्स वॉलकॉट, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बारबाडोस से। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और जो उनका जो बिल्डिंग्स होते, जो भवन होते हैं, उस पे ऊपर सौर ऊर्जा सोलर प्लेट जो लगाई है, उस मामले में क्या राजस्थान क्या शीर्ष पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा और शीतल के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार किया है। फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने 2249 रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों पर 209 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित किया है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में लगभग 668 इकाइयों की तुलना में पिछले 5 वर्षों में 1489 नई इकाइयां में सौर संयंत्र प्रतिष्ठानों में 2.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है कि टोटल अभी फरवरी 2025 तक कितने हो गए हैं? तो 2249। ठीक है, वृद्धि कितनी पिछले 5 साल में? तो 1489 हो गए चुके हैं 628 के कंपेरिजन में, और प्रतिशत में कितना है? तो 2.3 गुना की वृद्धि हो गई है। ठीक है, 2.3 गुना अधिक वो बढ़ा है, जिसमें से राजस्थान में अकेले 275 हैं, सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र में 270 हो गया, और पश्चिम बंगाल में 237, यानी 3 जो है यहाँ पे हम याद रखेंगे। उसके बाद यह पहल बिजली खरीद समझौतों यानी PPA और राउंड द क्लॉक RCT हाइब्रिड पावर मॉडल द्वारा संचालित है, जो कि सौर और पवन ऊर्जा का एकीकृत करती है। ठीक है, हमको क्या क्या याद रखना है? भारतीय रेलवे ने सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष के ऊपर है। कितना टोटल अब तक हो चुका है? तो 2249, जिसमें से राजस्थान में 275, महाराष्ट्र 270 और पश्चिम बंगाल 237। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, असम का मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान महिला उद्यमियों के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, यानी जो मुख्यमंत्री जो वहाँ के असम सरकार ने महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी सबसे बड़ी महिला उद्यमिता सहायता पहल मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरू की है। और ये कब शुरू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। और ये जगह किस जगह से इस योजना को लॉन्च किया गया है? तो बेहाली विश्वनाथ जिला असम। ठीक है, इसमें लाभार्थी लोग कितने होंगे? तो असम भर में करीबन 30 लाख महिलाएं होंगी, जिसमें कि प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए। ठीक है, जिसका उपयोग वो सूक्ष्म व्यवसाय यानी छोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें, पति की व्यवसाय, बागानों या पशुधन में निवेश, और इसके ऊपर जो है सरकारी अधिकारी 1 वर्ष बाद उपयोगिता का निरीक्षण भी करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपने पैसे लिए हैं इस योजना के तहत, उसका आपने क्या उपयोग किया है, क्या आपका इंक्रीमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपकी जिंदगी में क्या सुधार हुआ है, इन सब का लेखा जोखा भी हर वर्ष किया जाएगा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। और इसके बाद जो है इनको चरणबद्ध तरीके से इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो उनका मॉडल है, तो प्रथम वर्ष में क्या है? 10,000 बीज पूंजी के रूप में दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में क्या है? 25,000 दिए जाएंगे, जिसमें से कि
12,500 बैंक ऋण होंगे और 12,500 सरकारी सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरे वर्ष में क्या है, सफल उद्यमों के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये याद है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वहां की महिलाओं के लिए और काफी सराहनीय पहल भी है देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार 2025 की शॉर्टलिस्ट की गई पुस्तकें। ठीक है, यानी नॉन फिक्शन जो है जिसमें कि महिला पुरस्कार 2025 के लिए कुछ पुस्तकें शॉर्टलिस्ट की गई है। ठीक है, जिसमें से महिला पुरस्कार ने 6 असाधारण पुस्तकों को अपनी शॉर्टलिस्ट की घोषणा की, यानी 6 पुस्तक जो है ये आप समझ लीजिए कि आपको रटे लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आएंगे जिसमें कि है जो प्रकृति, पहचान, लचीलापन, स्मृति के विषयों पर आधारित होते हैं। ठीक है, आवाजों का जश्न मनाती है। अपने दूसरे वर्ष में ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने दुनिया भर के महिला लेखकों की शक्तिशाली कहानियां प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, तो हमें ये 6 बुक है, एजेंट, प्राइवेट रिवॉल्यूशंस, ठीक है, द स्टोरी ऑफ हार्ट, व्हाट द वर्ल्ड सी कैन बी, चोले डाल्टन। ठीक है, ये सब बुक है 6। हम आगे देख लेते हैं ये 6 बुक के नाम क्या क्या हैं। तो पहला बुक का शीर्षक क्या है, व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी। इनके बुक का शीर्षक हो गया। इनके लेखक कौन है, तो हेलन स्केल्स। ठीक है, हेलन स्केल्स इनके लेखक हो गए। और इसका विषय क्या है, तो महासागर का इतिहास और भविष्य। ठीक है, और इसके हाइलाइट्स में क्या क्या है, तो महासागर की विकासात्मक स्मृति का प्रतीक जीवाश्म। ठीक है, तो हम याद रखेंगे, हमें तो बहुत इतना याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी के लेखक कौन है, तो हेलन स्केल्स। ठीक है, दूसरा है रेजिंग हेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, रेजिंग हेयर, इसके लेखक कौन है, तो क्लो डाल्टन। ठीक है, क्लो डाल्टन रेंजिंग हेयर के लेखक हो गए। और इसका विषय क्या है इस पुस्तक का, तो प्रकृति और मानव वन्य जीव संपर्क, यानी प्रकृति, नेचर और जो ह्यूमन है उनके वन्य जीव संपर्क को दर्शाया गया है। इसमें क्या है, महामारी के दौरान महामारी के दौरान एक बच्चे खरगोश के पालन पोषण की कहानी। ठीक है, यानी जो कोविड-19 जैसे प्रकोप आए थे उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि महामारी के दौरान एक बच्चे खरगोश के पालन पोषण की कहानी। ठीक है, इस बुक में दर्शाया गया है, रेंजिंग हेयर बुक में, जिसके लेखक कौन है, क्लो डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अ थाउजेंड थ्रेड्स। ठीक है, इसके लेखक कौन है, नेने चेरी। ठीक है, इसमें क्या दर्शाया गया, इसका विषय क्या है, तो संगीत, संस्मरण और पहचान। ठीक है, इसका हाइलाइट्स में क्या है, रचनात्मक और विद्रोह से प्रभावित गायक की जीवन गाथा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अ थाउजेंड थ्रेड्स किसके बुक है, तो नेने चेरी के। और इसमें क्या, इसका विषय क्या है, संगीत, संस्मरण और पहचान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ अ हार्ट। ठीक है, इसके लेखक कौन है, राचेल क्लार्क। ठीक है, राचेल क्लार्क इसके लेखक है। द स्टोरी ऑफ ए हार्ट के, जिसका विषय क्या है, चिकित्सा, शोक और अंगदान। ठीक है, इसके हाइलाइट्स क्या है, तो 2 बच्चों के बीच हृदय प्रत्यारोपण की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट बुक हम देखते हैं प्राइवेट रिवॉल्यूशन। ठीक है, प्राइवेट रिवॉल्यूशन, इसके लेखक कौन है, युआन यांग इसके लेखक है प्राइवेट रिवॉल्यूशंस के। इसमें क्या दर्शाया गया है, चीन में महिलाओं की लचीलापन। ठीक है, चीन में महिलाओं की लचीलापन, यानी 1990 के बाद की 4 महिलाओं की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है प्राइवेट रिवॉल्यूशंस में। चीन के, ये चाइना का बुक है, युआन यांग के इसके लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट जो बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है, तो क्लेयर मुल्ले इनके लेखक हो गए। जिसमें क्या दर्शाया गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिरोध और भूली हुई नायिकाएं। ठीक है, इसके हाइलाइट्स क्या क्या है, तो पोलिस प्रतिरोध सेनानी एल्जबीटा जावाका की कहानी। ठीक है, पोलिस प्रतिरोध सेनानी एल्जबीटा जावाका की कहानी को दर्शाया गया है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिरोध और भूली हुई नायिका के बारे में ये बुक लिखा गया है। एजेंट जो नाम है बुक का, क्लेयर मुल्ले इसके लेखक हुए। ये 6 बुक दोस्तों यहाँ पे क्या है, नॉन फिक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है महिला पुरस्कार 2025 के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आप इससे 6 बुक तो आप याद रखें क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ये 6 बुक एंड ऑथर के नाम तो याद रख ही लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का मिसाइल का परीक्षण किया है।
जो कि है ये अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी है रूस की पहली परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम क्या है, पर्म। ठीक है, पर्म नाम है इसका रखा उसने, और इसका शायद रूस में कुछ होता होगा, यासेन एमबर्ग इसका कुछ ऐसा लिखा है इसमें। ठीक है, अब इसका प्रक्षेपण स्थान क्या है, तो सेवेरोदविंस्क रूस, यानी आपको सिर्फ याद रखना है कि रूस में। ठीक है, और ये कमीशनिंग कब होगा इसका, तो 26 में प्रशांत बेड़े में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, इसकी स्पीड कितना है, मैक 8। ठीक है, यानी कि 9900 किलोमीटर पर घंटा या 6138 मील प्रति घंटा इसका स्पीड है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 500 से 1000 किलोमीटर तक ये मार सकते हैं, 311 से 621 मील। ठीक है, हमको क्या याद रखना है कि अनस्टेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किस देश ने किया है, तो रूस ने। उसका नाम क्या है, पर्म, यानी एसएम वर्ग में इसकी, और ये उसकी पहली पनडुब्बी है, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ये काफी लोकप्रिय नेता, ये अभिनेता रह चुके हैं, जिसका उपनाम क्या है, भारत कुमार। और ये भारत का उपनाम उसे क्यों दिया गया था, उनके देशभक्ति फिल्मों में काम करने के लिए। ठीक है, इनको प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री मिल चुका है 1992 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है 2015 में। ठीक है, और इनका मृत्यु किसके कारण हुआ है, हृदय संबंधी मतलब जटिलताएं और विघटित यकृत सिरोसिस, यानी जो लीवर सिरोसिस होता है उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है करीबन 87 साल में। और इनकी उल्लेखनीय कुछ कुछ फिल्म जो याद रख सकते हैं हम, शहीद हो गया, उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम, नील कमल, ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट उल्लेखनीय फिल्में रह चुके हैं। हमको याद रखना है भारत कुमार किस किस अभिनेता का उपनाम है, तो मनोज कुमार का। पद्मश्री 1992 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2015 में इनको दिया गया। देखिए फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, कितने स्मार्ट है ये अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैबिनेट ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये बिहार को मिला है ये सौगात। ठीक है, पटना पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना को, ठीक है, बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है, ने दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोची मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक परियोजना में क्या क्या है। इसका समावेशन जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत कितनी है, तो 6282.32 करोड़, लेकिन इसमें केंद्र कितनी सहायता दे रहा है, तो 3652.56 करोड़ का। और इसका लक्ष्य कब तक है ये पूरा बन जाएगा, तो 2029 मार्च तक इसका लक्ष्य रखा गया है बनने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पटना आरा सासाराम कॉरिडोर NH 119A, ठीक है, नेशनल हाईवे के ऊपर ये है। तो ये 4 लेन प्रवेश नियंत्रित गलियारा बनाया जाएगा हाइब्रिड वार्षिकी मोड में, यानी हाइब्रिड एनुअल मोड में, जिसकी लंबाई करीबन 120.10 किलोमीटर होगा। लागत कितनी होगी इसकी, तो 3712.40 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी। ठीक है, ये दो जो है सौगात बिहार को मिला है, तो आप इसे याद रखेंगे और काफी एग्जाम होंगे बिहार के एग्जाम्स में, प्लस आपके कोई भी किसी भी एंड वनडे एग्जाम चाहे भारत में कहीं भी हो तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली SSA निधि रोक दी है। ठीक है, यानी कि 2024-25 में जो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को जो आवंटित रुपए था वो उनको रोक दिया गया है। ठीक है, और ये क्यों रोका गया है, तो ये इस SSA का फुल फॉर्म क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 24-25 में जो इनको आवंटन दिया गया था, स्वीकृत होने के बाद भी इनको नहीं दिया गया है, जिसमें स्केल को कितना स्वीकृत किया गया था, तो 328.90 करोड़, तमिलनाडु को कितना, 2151.6 करोड़, पश्चिम बंगाल को कितना है, तो 1745.8 करोड़ रुपए देना था। तो जो इस जिनकी निधि को रोक दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA, जो कि स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है,
यानी जो कंप्लीट रूप से इस केंद्र के द्वारा संचालित होता है इस योजना में, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2018-19 में, ठीक है। यानी समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018-19 में की गई, जिसमें से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का 24-25 का आवंटन रोक दिया गया है। इतना हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कुछ हम एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। हमने सारे करंट अफेयर डिटेल में देख चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाल ही में नैनी झील के जल स्तर में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकता है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अनियंत्रित जल उपयोग, वर्षा की कमी, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कमेंट करके कि नैनी झील कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अनियंत्रित जल उपयोग, यानी जहाँ पे जल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मिल नहीं रहा है, कहीं बहुत ज्यादा है तो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, और बारिश भी समय पर नहीं हो, इसके सारे कारण हो सकते हैं कि नैनी झील के जल स्तर में गिरावट आई है, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ठीक है, वाइब कोडिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है डाटा सुरक्षा, दूसरा है जनरेटिव एआई के उपयोग से संपूर्ण कोड निर्माण, तीसरा है रोबोटिक्स में नई खोज, चौथा क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी हाल ही में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो जेनरेटिव एआई के उपयोग से संपूर्ण कोड का निर्माण करना, ये उससे संबंधित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से इसका पूरा तालमेल बैठता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9K33 ओसा एके मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की प्रणाली है? ठीक है, 9K33 ओसा एके मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया है, यह किस तरह की प्रणाली? पहला ऑप्शन है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली, तीसरा क्रूज मिसाइल, चौथा है एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सतह से हवा में, यानी कि सरफेस टू एयर, ठीक है। सरफेस टू एयर से जो सिस्टम है, मार करने वाला जो सिस्टम है, वो प्रणाली है, वही है ये हमारा, ये कौन सा? 9K33 ओसा एके मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था को एफपीआई और एआईएफ में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है? पहला ऑप्शन है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये भी, ठीक है, यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा, इसको आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एफपीआई और एआईएफ में पारदर्शिता लाने संबंधी संस्था को देखने का, उसको सुधार करने का, ठीक है। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एफपीआई के तहत निवेश के लिए एक पात्र साधन नहीं है? ठीक है, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इंडेक्स, ठीक है। अब बोल रहा, पहला ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा म्यूचुअल फंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रियल एस्टेट, ठीक है। स्टॉक मार्केट तो है क्योंकि अभी हमने देखा सेबी को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफपीआई में जो निवेश आता है उसके पर ध्यान रखने के लिए। सरकारी बॉन्ड भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, पर रियल एस्टेट इसमें नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रियल एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, चौथा प्रोटोजोआ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक्टीरिया, ठीक है। यानी लेप्टोस्पायरोसिस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा एक डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद, चौथा चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। नई दिल्ली में हो रहा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में फटा मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फटा मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर क्या, ऑप्शन क्या है? मैक्सिको, दूसरा जापान, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा वियतनाम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंडोनेशिया में, ठीक है। यानी फाटा मारापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, यूएनएफसी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है COP26, COP28, COP27, COP28 और COP29। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को, जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, इसको वहां पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हमको याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, तीसरा आर्थिक सशक्तिकरण, चौथा वैश्विक व्यापार सुधार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य के फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर FCC की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यह 2046 में परिचालित होगा, दूसरा है इसकी परिधि 91 किलोमीटर होगी, तीसरी है यह हिग्स बोसॉन और ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करेगा, चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर का प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, कि यह 2046 में परिचालित होगा, इसकी परिधि 51 किलोमीटर होगी और यह हिग्स बोसॉन और ब्रह्मांडीय रहस्यों का भी अध्ययन करेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिभूतियों GSEC के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इन्हें केंद्र और राज्य सरकार जारी करता है, दूसरा ऑप्शन है ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती है, तीसरा है राज्य सरकारें केवल ट्रेजरी बिल जारी करती है, चौथा है GSEC को बिना डिफॉल्ट के सुरक्षित निवेश माना जाता है, ठीक है। यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सही नहीं पूछ रहा है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार केवल ट्रेजरी बिल जारी करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम तो कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है, हाल ही में चर्चा में चिकन नेक कॉरिडोर किन देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। चिकन नेक कहाँ पे? हमारे पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों को सीमाओं से घिरा हुआ हमारा चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय नौसेना के 2 जहाज कौन से थे? यानी जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, तो कौन से 2 जहाज भेजे गए थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? INS सतपुरा और INS सावित्री, ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, NK-33 ओसा AK किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस के द्वारा, ठीक है। भारत में FPI निवेश किस कानून के तहत आता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? FEMA, फेमा 1999 के तहत आता है, ठीक है। यानी भारत में FPI निवेश किस कानून के तहत आता है? तो फेमा 1999 के तहत, ठीक है। फिर है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए अभी हमारे भारत के क्या है कौन, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है अभी भारत के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वाइब कोडिंग शब्द को किसने गढ़ा था, ठीक है। यानी वाइब कोडिंग शब्द को किसने गढ़ा था, किसके द्वारा ये शब्द दिया गया है? तो आंद्रेस कारपथी के द्वारा इस शब्द को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अमूल डेयरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन के सहयोग से अमूल डेयरी की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, आनंद में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पेटेंटेड लेडी तितली की प्रवास यात्रा कितनी पीढ़ियों तक चलती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 10 पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस चीज के लिए है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए।
तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट हमने देखा था कि शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 274। ठीक है, और इसके साथ ही इसको किंग ऑफ मून यानी मूनों का राजा इसको बता दिया गया। ठीक है, तो शनि ग्रह कितने कुल चंद्रमा हो गई है? 274। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारें कौन सी सरकारी प्रतिभूति जारी करती है? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? राज्य विकास ऋण। ठीक है, SDL, ये भारत में राज्य सरकारें जारी करती है जो कि सरकारी प्रतिभूति है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने कितनी राशि की G-Sec खरीदी है? ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 80,000 करोड़ की G-Sec राशि खरीदी है। किसने? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो दोस्तों ये सब वन लाइनर है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास कुछ आपको सीखने मिला हो। प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, और आपको जो भी कुछ क्वेरी है आप उसे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।